बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी रैली निकाली जिसका आगाज़ 0 पॉइंट से हुआ और 0 पॉइंट से लेकर F9 पार्क तक वो रैली निकली, जिसके बाद चेयरमैन PTI इमरान खान ने F9 पार्क में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उनका ये कहना था कि मैं किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एंटी अमरीकन नहीं हूँ, पर हम गुलामी नहीं चाहते, शफाफ इंतखाबात ही वाहिद रास्ता हैं। डॉक्टर शहबाज गिल से इजहार यकजहती करते हुए उन्होंने कहा कि जो बयान डॉक्टर शहबाज गिल ने दिया उससे ज़्यादा तल्ख बयानात माजी में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज भी देती रही हैं। उनके ऊपर कदगन क्यों नहीं लगाई गई? उनका ये कहना था कि अगर आप हमारे ऊपर मुकदमे बनाएंगे तो हम भी आपके ऊपर मुकदमे बनाएंगे और वो मुकदमे खैबर पख्तूनख्वा में बनाए जाएंगे, पंजाब के अंदर बनाए जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि हम IG इस्लामाबाद के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जिसने जानबूझकर जिस्मानी रिमांड दिया, ये जानते हुए भी कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया था। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने अपनी नई स्ट्रैटेजी का भी ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि कल से मुल्कगीर जो है वो जलसे किए जाएंगे, हर रोज़ मैं किसी शहर में पहुंचूंगा और वहां पर जलसा करूंगा और बताया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की कितनी बड़ी जमात है और मैं पहली बार पाकिस्तान अपने 26 साल जदोजहद के दौरान पाकिस्तानी अवाम को इस हद तक बेदार देख रहा हूं और इस हद तक उनका जोशो जज्बा देख रहा हूं कि कौम इस वक्त बेदार हो चुकी है। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इनके नए एजेंडे के हवाले से, जो नया मैकेनिज्म उन्होंने तश्कील दिया है किस हद तक सूदमंद साबित होगा। राना साहब क्या समझते हैं, कल से रावलपिंडी से जो अब जलसों का आगाज़ होने वाला है, बाकायदा तौर पर तो आज ही आगाज़ हो गया, क्या देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके का पड़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है क्या नए इंतखाबात तक ये जलसे करती रहेगी या फिर अभी अवामी मोमेंटम मजीद बनाने की तगदो जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए, यहाँ से दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि कप्तान ने खुलकर लड़ने का फैसला कर दिया। आज कप्तान का लबो लहजा, आज कप्तान की तकरीर, आज कप्तान का स्टाइल, आज कप्तान का वार्निंग देना, आज कप्तान का ऐलान करना, ये बिल्कुल एक वाज़ेह है कि कप्तान ने खुलकर लड़ने का फ़ैसला कर लिया। लड़ाई ये नहीं होती कि आप सड़कों पे आके किसी को ईंटें मारें, पत्थर मारें, दुकानें तोड़ें, आप शीशे तोड़ें, ये नहीं। सियासी लड़ाई, सियासी मैदान में अब बिल्कुल खुलकर उन्होंने साफ ये फैसला कर लिया है कि वो अपनी अवामी ताकत को दिखाएंगे, अवामी ताकत को बाहर लेकर आएंगे, अवामी ताकत को इस्तेमाल करेंगे, अवामी ताकत के ज़रिए अपना मैंडेट जो है उसको वापस लेंगे, अवामी ताकत के ज़रिए वो तमाम कुव्वतें जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं उन्हें शिकस्त देंगे। देखें, इमरान खान, आपको पता आज इमरान खान की रैली से पहले, बल्कि गुज़श्ता रात ये पहले फ़ैसला किया गया कि मुहासरा किया जाए बनी गाला का, फिर कहा गया कि उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए, फिर इमरान खान के करीबी साथियों के घरों में पुलिस को भेजा गया, एक ट्वीट तो असद उमर ने कर दिया। फिर उसके बाद दोपहर में ये फैसला हुआ कि कितनी फोर्स जो है वो इमरान खान के घर पे लगाई जा सकती है, उन्हें घर से ना निकलने दिया जाए। जब ये भी उन्हें नज़र आया कि हर सूरत पे इमरान खान निकलेगा और अवाम जो है वो भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी, अगर रोकेंगे तो मज़ीद फसाद पड़ सकता है, तो जिसके बाद उन्होंने इमरान खान के पास, ये आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ, ये इतला भेजी कि जनाब आपकी जान को शदीद ख़तरा है, आप निकलेंगे कोई बुरा हादसा हो सकता है, आप पर कोई गोली चला सकता है, आपको जुलूस के अंदर कोई निशाना बना सकता है, आपको कोई टारगेट कर सकता है। ये बाकायदा इतला दी गई, ये पहुंचाई गई, मगर इमरान खान ने वाज़े कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए आज मैं रैली करूंगा। फिर कप्तान के करीबी साथी को ये इंतज़ामिया की तरफ से पैगाम दिया गया। जब ये सारा कुछ होने के बावजूद भी कप्तान ने फ़ैसला किया वो सड़कों पर आएगा, तो उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि लोग कम से कम निकलें और इन्होंने उसके लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो असर और सूख, फिर जो मुतलका थानों में, फिर जो बाहर से जिसको जो कह सकते थे वो कहा गया। मगर यार सर, आज इमरान खान की रैली इस्लामाबाद की तारीख़ की एक बड़ी रैली थी। बहुत कम वक्त में इतने लोगों का निकलना, फिर कप्तान का उससे खिताब करना, खिताब करने के बाद पुरजोश तरीके से ये सारा पैगाम देना। कप्तान अब एक दिन भी जो है ना, अगर आप सोचें
कि कप्तान एक दिन भी चुप करके बैठेगा, ऐसा नहीं तो होगा। आप क्या समझते हैं कि क्या ये फाइनल राउंड है? फाइनल राउंड नहीं, ये आप राउंड फाइनल है। अब फाइनल राउंड का आखिरी ओवर जो है कप्तान ने कब कराना, ये फैसला कप्तान का है। राउंड आखिरी शुरू हो गया। क्या फाइनल राउंड से पहले किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल पड़ सकता है जी। इमरान खान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जा रही है। नंबर 1, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तो ये 144 की इमरान खान समेत इनके साथियों पे FIR दर्ज की जाएगी। कल पिंडी के जलसे में भी एक FIR दर्ज की जाएगी, लेकिन वो FIR इस्लामाबाद में दर्ज होगी, पिंडी में नहीं होगी, क्योंकि पिंडी इनके इंटर नहीं आता। इस्लामाबाद में किस तरीके से करनी है, वो FIR कौन करेगा, क्या करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको नज़र आ जाएंगी। इन चीज़ों के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ आप गौर करें ना, आज कि चंद दिन 1-2 दिन पहले मरियम जो है इनकी पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं, उज़मा बुहारी, उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट इमरान खान है, इमरान खान को फिट करना है हमने इस केस में। आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, वज़ीर इत्तलात साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की, अगर आप उसको सुने तो उस बात में उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि जनाब शहबाज गिल जो है वो कप्तान की डिक्टेशन पर, कप्तान के कहने पर ये सब कुछ करता था, स्क्रिप्टेड भी कर दिया कर बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो तमाम चीज़ें जो ये दो ज़िम्मेदारान कह रहे हैं हुकूमती, एक पंजाब का साबिक हुकूमती ज़िम्मेदार है, एक अब वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। इसका मतलब है पुलिस की फाइंडिंग में ये सारा कुछ लिखवा दिया गया है या लिखवाया जा रहा है, या सर ऐसा ही है ना। अब इन्होंने कप्तान को किसी ना किसी तरीके से बिलवास्ता बिलावास्ता इस केस में फिट करने की कोशिश करनी है, जो कप्तान को फंसाने के लिए एक साजिश होगी। दूसरा, आपने गौर किया कि सलमान रुश्दी जो है एक फितना, जो मैं समझता हूँ कि उस पर जितनी लानत भेजी जाए कम है, उसके हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया, आज इमरान खान ने उस पर बिल्कुल वाज़ेह क्लियर मौक़िफ़ दे दिया। और फिर ये भी एक पैगाम बचाया गया कि जनाब कोई मजहबी इंतहा पसंद आपके उस बयान पर, जो जिस पे खान साहब कहते हैं मैंने वो दिया ही नहीं, वो बिल्कुल हकाइक से हट के लोगों ने उसे शाया किया गया है, उस पर भी आपको कोई जानी नुकसान पहुँचा सकता है। यानी इतनी मुसीबतें खान के लिए, कप्तान के लिए खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कप्तान फैसला कर चुका है कि वो हर सूरत में इनके साथ लड़ेगा, हर सूरत में इनके खिलाफ खड़ा होगा, हर सूरत में इंसाफ लेगा। देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, चंद दिन इन्होंने शहबाज गिल के केस के हवाले से बिल्कुल बड़े हिकमत अमली से गुजारे कि उसको इंसाफ मिल जाए या कोई मामला हो जाए, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इंतहा दर्जे तक चीज़ चले गई है, तो उसके बाद यासर फिर सामने आना बनता था। और आज जितनी रैलियाँ, फैसलाबाद घंटाघर चौक भरा हुआ था, लाहौर में लिबर्टी चौक के इर्द गिर्द सड़कें भरी हुई थी, आप इस्लामाबाद में आपको एक समंदर नजर आ रहा था। पॉलिसी के तहत जो इन्होंने ऐलान किया उसमें काफ़ी अवाम मौजूद थे और वो अवाम ने शहबाज गिल के सहारे यकजहती किया और चेयरमैन PTI की एक कॉल के ऊपर सड़कों पे अवाम का जमे गफीर मौजूद था। नाज़रीन, इसी पे मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ममलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब ने। फ़ारूक साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। फ़ारूक साहब, आज कप्तान ने एक बात की है, उनका ये कहना है कि जिस तरह आपने मुकदमा किया शहबाज गिल पे, हम भी मुकदमे चलाएंगे मौलाना फजलुर रहमान पे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पे, आसिफ अली जरदारी पे। तो अगली प्लानिंग PTI के मुकदमात के हवाले से क्या है? देखिए बुनियादी तौर के ऊपर एक चीज तो अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इमरान खान साहब जब चाहे आवाम लाखों की तादाद में सड़कों के ऊपर बाहर निकल सकती है। और आपके इल्म में है कि इमरान खान ने एक दिन की 24 घंटे से कम का वक्त में कॉल दी है, और आपने देखा कि पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, बड़े बड़े तमाम शहरों के अंदर लोग बाहर निकले हैं। लोग क्यों बाहर निकले हैं? बुनियादी रीजन ये है कि शहबाज गिल के ऊपर मावराए आइन, मावराए कानून जो है वो तशद्दुद किया गया है। कोई भी मुल्ज़िम हो, FIR कटती है, उसको पूरा अपना दिफा का मौका मिलता है। उसको ये तो नहीं हो सकता कि आप 3rd डिग्री जो है वो तशद्दुद शुरू कर दें, उसको छुपा के रखें, उसको नामालूम मुकाम के ऊपर रखें, किसी को उससे मिलने की इजाजत न हो, वकला को मिलने की उसकी इजाजत ना हो। ये कोई दहशतगर्द पकड़ लिया है या कोई इन्होंने मुल्क के खिलाफ किसी गद्दार को पकड़ लिया है, ये किस किस्म का सलूक कर रहे हैं? क्योंकि कैदियों के साथ ऐसा सलूक नहीं होता, उनके हकूक भी होते हैं। जो शहबाज गिल के साथ इन्होंने किया, इस किस्म का तशद्दुद किया, उसके बाद उसको इलाज भी जो है वो फराहम नहीं किया गया। और आपके इल्म में है कि पिम्स हॉस्पिटल से कल जब उसको लेकर गए, उसकी हालत आपके सामने थी कि उसको सांस में लिया जा रहा था। यानी इनका यहाँ तक उसको पहुंचा दिया कि किसी सूरत उसकी मौत वाकई ना हो जाती, खुदा ना खास्ता, और उसको तशद्दुद करके ज़हनी तौर के ऊपर कमजोर करके उसको तोड़ के अपनी मर्जी का जो है वो बयान उससे लेना चाहते थे, जिसको उसने एक्सपोज किया, उस साजिश को अदालत के सामने उसने बयान दिया।
अब बयान जो भी दिया है शहबाज गिल ने, उसमें आपने कानून के मुताबिक देखा है, लेकिन उसका क्या ताल्लुक है कि इमरान खान खाता क्या, इमरान खान से कौन मिलने आता है, कितने बजे मिलने आता है, मुलाकातें क्या होती हैं। मुल्क है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहाँ पर आइन और कानून के तहत इस मुल्क में आगे चलना है। ये नहीं हो सकता कि किसी का दिल चाहे वो किसी को भी उठा ले, उसके बाद जिसका मर्जी उसके ऊपर तशद्दुद करे। और जिस किस्म की इसकी हालत थी, आपने देखा कि लोग खुद ब खुद सड़कों के ऊपर बाहर आ रहे थे। और आज मैं समझता हूँ कि जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद करके उसको जिस तरीके से लागर बना दिया गया सेहत के लिहाज से, वो आपके इल्म में यही वजह है कि आज हमें अपनी एहतजाज की जो है वो कॉल देनी पड़ी। कल इमरान खान साहब गए, मुलाकात करने की कोशिश की। मुल्क के साबका वजीर आजम है, हमारी पार्टी का रुकन है, लेकिन उससे मुलाकात की इजाजत नहीं। अच्छा फरूख हबीब साहब, आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो फुटेज दिखाई है, क्या वो फुटेज शहबाज गिल साहब की नहीं है? इनको शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो ये है, ये पहले 3 दिन की फुटेज दिखाएं, शहबाज गिल को कहाँ रखा था? ये आज बड़ी फुटेज सामने लेकर आ रही है। आपको याद है हसन नवाज की हसन नवाज की कुर्सी में बैठे एक तस्वीर बाहर आ गई थी और उसके ऊपर कितना इन्होंने शोर मचाया था। तो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था ना, इनको तो किसी मच्छर ने नहीं काटा वहां पर जब ये जेलों में गए हैं। यही ऐसा इकबाल बड़ी बातें करते हैं। ये खुद तस्वीर शेयर की है तो पैंट कोट टाई पहन के और पॉलिश बूटों के साथ जो है ये अदालतों के अंदर पेश होते हैं। इन्होंने कौन सा अदालतें नहीं, ये बताएं क्या ये फुटेज है शहबाज गिल की? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि शहबाज गिल की जो इन्होंने हालत बना दी है, उस हालत से भी ये नजर आ रहा है कि उसका अगर आप चेहरा देखें उसका तो लगता ही नहीं शहबाज गिल है। इस तरीके से उसकी ये हालत कर दी गई है, उसको सांस लेने का प्रॉब्लम। मैं तो नहीं ये कह रहा ना, ये तो डॉक्टर जो है उन्होंने यूनानिमसली रिपोर्ट लिखी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि डीप फेक से बनाई गई ये फेक फुटेज। देखें, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। ये फुटेज इन्होंने काम बनाई है नहीं बनाई, लेकिन हमें ये पता है कि शहबाज गिल को जिसमें सारे मीडिया की फुटेजेस है वो डीप फेक तो नहीं ना बनी। जो उसकी हालत थी व्हील चेयर के ऊपर, किस तरीके से उससे माइक छीना गया, जो उसकी एम्बुलेंस की फुटेज है 1122 की, वो भी आपके सामने है। वो किसी ने ढकी छुपी तो नहीं है। ये वो तमाम हकायक है, वो तमाम फैक्ट्स हैं जिन्होंने उसके ऊपर क्या केस बनाना था। इनके ऊपर खुद एक मुकदमा अवाम की अदालत में चलना शुरू हो गया कि यार कोई क्या इतना बेहिस हो सकता है, इतना जालिम हो सकता है, इतना पुरतशद्दुद हो सकता है, इतना बड़ा जल्लाद बन सकता है, इतनी क्या बर्बरियत की नौबत आ पड़ी है। इतने खौफजदा किस बात के हो गए आप? ये किस बात का खौफ आपको, जो खौफ आपको खाए जा रहा है? भाई अवाम की एक रियलिटी है, अवाम की सोच है, अवाम की पसंद का नाम इमरान खान है। उसको कबूल करना पड़ेगा, आप उसको कबूल करें और मुल्क को आगे चलने में। आप मुल्क को किस हालत की तरफ लेके जा रहे हैं, मुल्क की इकोनॉमी को कहाँ लेके 42% के ऊपर महंगाई पहुंच गई है। और ये वजीर इत्तलात जो कैंडी क्रश है, ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सिर्फ शहबाज गिल के ऊपर कर रही है। ये बताए ना, इनको पता है कि बाहर निकले ना आए, राणा साहब फैसलाबाद की सड़कों के ऊपर गलियों के ऊपर आए, इनको लोग बताएं। आपने फैसलाबाद की बात की, फैसलाबाद में इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में, आपके हल्के में इलेक्शन हो रहा है, खान साहब यहाँ से इलेक्शन आ रहे थे। फरूख हबीब साहब, 5,000 बिजली का आता था ना, उसका इस महीने 25,000 रुपए बिजली का बिल आया है। 25,000 तो उसकी टोटल आमदन थी, जिसमें वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी करता था। वो बिल दे या अपने बच्चों को खाना खिलाए। इन बेशर्मों को कोई एहसास है कि उन्होंने 5 महीने में मुल्क को पहुंचा कहाँ दिया? खुद तो सरकारी खर्चों फरूख हबीब साहब, प्रोटोकॉल चल रहे हैं। फरूख साहब, आपके हल्के की बात हो रही है, फैसलाबाद की आपने बात की है। खान साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे या आप लड़ेंगे? खान साहब ही इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, 9 के 9 हल्कों में लड़ेंगे। आज हमने उनके कागजात की बहाली के लिए अपील भी दायर कर दी है। जो रिटर्निंग अफसर ने इकदाम किए, वो इकदाम सस्ती शोहरत के लिए थे। तो किसी तरीके से मैं इमरान खान के कागज मुस्तरद करूंगा तो खबर बन जाएगी। तो भाई जो 8 रिटर्निंग अफसरान है वो भी इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम थे ना, उनको भी यही एतराजात भेजे गए थे। हर मुखालिफ उम्मीदवार को, ये भी मैं आपको बात बताऊं, हर मुखालिफ उम्मीदवार ने जिन हल्कों में खान साहब ने अपने कागज जमा करवाए, वहां पर एक ही तरीके के एतराजात भेजे गए, व्हाट्सएप से किसी जगह से भिजवाए गए कि इनके कागजात के ऊपर जो है वो एतराज लगाया है। लेकिन वो तमाम एतराजात, वो तमाम ऑब्जेक्शन जो है वो दूर हो गए। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे आइंस्टाइन जो है वो मौजूद है इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो कि अपनी मर्जी करते हैं। वो कहते हैं हमने कानून को नहीं देखना। भाई आपने SBR का काम कब से शुरू कर दिया? आप रिटर्निंग अफसर हैं, आप देखें कोई मिसडिक्लेरेशन नहीं है, कोई असासा छुपाया नहीं हुआ, कोई डिफॉल्ट नहीं है। यानी आप ये समझते हैं कि उस आरओ ने सिर्फ अपनी मंशा, अपनी मर्जी और अपनी अकल के मुताबिक फैसला किया है?
उन्हें जो फैसला किया गया वो फैसला उन्होंने दबाव में किया, सस्ती शोहरत के लिए किया। अब मुझे आप ये बताएं कि इलेक्शन एक्ट का 2017 के शिक्का नंबर 62 ये कहती है कि कोई भी उम्मीदवार अपने प्रपोजल, अपने तजवीज कुनुंदा, तायद कुनुंदा या अपने किसी नामजद शख्स के जरिए अपने कागजात जमा करवा सकता है, उसकी स्क्रूटनी भी करवा सकता है। लेकिन ये शख्स इतना जिद्दी था कि ये कह रहा था नहीं, इमरान खान मेरे पास आके अपने अंगूठे के निशान और हाथ से किए दस्तखतों की वेरिफिकेशन करें। भाई बाकी रिटर्निंग अफसरों ने नहीं बुलाया, आप बुला रहे। उसके बाद जो है वो नादरा से रिपोर्ट आई तो नादरा ने कहा ये अंगूठे का निशान इमरान खान ने कहा उन्होंने खुद लगाया हुआ। उसके बाद पल्ले क्या रह गया? यानी कि पूरी कोशिश उसने की कि किसी तरीके से आपका वजीर आजम को जो है वो अपने पास बुला लें या टीवी के ऊपर उसकी हेडलाइंस बन लें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इदारों में बैठे लोगों को ये सोचना चाहिए, जो उनके सरबराहान है, कि कैसे कैसे लोगों को उन्होंने मसलत पर बढ़ा दिया है जो अपना माइंड अप्लाई करने की बजाय शोहरत के लिए। अच्छा फरूक साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक और ताज़ा इल्ज़ाम ये लगाया है कि पाकिस्तान में एक सोशल मीडिया पर जो मुनज़्ज़म कैंपेन चली थी इदारे के ख़िलाफ़, उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान भी थे। जो एक लिंक स्टैब्लिश किया जा रहा है आपके किसी कारकुन का जो झंग से ताल्लुक़ है, उसने ट्वीट की और उस ट्वीट को बेशतर लोगों ने रीट्वीट भी किया। पिछले दिनों सुनने में ये आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए एक तहकीकात कर रही है कि क्या इदारे के खिलाफ पीटीआई का अपना कोई कारकुन मुलव्वस है या नहीं है। तो आपकी पार्टी अभी तक उस तहकीकात में किस नतीजे तक पहुंची है? पहले तो आप एक फैक्ट एस्टैब्लिश कर लें कि कार्रवाई होगी तो शहबाज गिल के खिलाफ होगी, जो इदारों के खिलाफ उससे क्या खौफ आता है? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? नवाज शरीफ जो मर्जी कह दे, वो धूमधाम से मुल्क से बाहर चला जाता है। शहबाज शरीफ जो है वो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। मरियम सफदर इदारों के सरबराहान के नाम ले लेके इल्जामात लगाती रहे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाकी लोगों के जिन्होंने जिस किस्म के बयान दिए हैं, या याद सादिक ने बयान दिया था जो ख्वाजा आसिफ बात करता रहा है, ये किसी ने ढकी छुपी है। जो इनके सोशल मीडिया कन्वेंशन के अंदर नारे लगते रहे हैं, तो वीडियोज आप जब चलाते हैं ना अपने टीवी के ऊपर, तो उसके ऊपर टू 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 आ जाती है, कोई चला नहीं सकता। इस किस्म के नारे वहां पे लगाए गए थे। आप जाकर लोगों को, जो कोई बैठा है किसी शहर के अंदर बैठा है, उसने अपनी समझ अपनी अकल के मुताबिक जज्बात में आके अगर उसने कोई बात की है, तो आप गली मोहल्लों की सतह पर लोगों को अपना मुखालफ बनाना चाहते हैं या आप लोगों को प्यार से दिल जीतना चाहते हैं? बुनियादी तौर पर तो फैसला ये करना है। हमारी जंग जो है, हमारा दुश्मन जो है वो बाहर बैठा हुआ है, हमने उसके साथ लड़ना है ना। हमने अंदर तो अपने लोगों के साथ तो नहीं लड़ना। अगर अपने लोगों की पॉलिटिकल राय है, एक उनकी सियासी सोच है, वो चाहते हैं कि रजीम चेंज साजिश से वो कन्विंस्ड हैं, तो मुल्क में इंतखाबात होने दें, इंतखाबात होने दें। नई लीडरशिप को साफ शफाफ इंतखाबात से मुंतखब होकर आप उनको आगे आने दें। आप मुझे ये बताएं कि फिर करें ना, तहकीकात शुरू करें, कौन कौन सी ट्वीटें कहाँ से होती नहीं, किससे होती नहीं है। अगर इन बड़ों को सबको इनको हाथ डाल लें और डेली ये खबर आती है जी फलाने की तफ्तीश हो गई, तो फलाना किसी गली के अंदर रहता था, किसी की 17 साल उम्र है, किसी की 25 साल उम्र है, उसको पुलिस पकड़ के ले जाए, FIA पकड़ के ले जाए, जिस किस्म का मर्जी। फर हबीब साहब कप्तान ने कहा है कि आज से मैं सड़कों पे हूँ। जो कुछ शहबाज गिल के साथ कर दिया है, तो आप तसव्वुर करें वो लोग जिनकी कोई आवाज ही नहीं है, जिनका पता भी नहीं चलता, उनको उठा के ले गए, उनके साथ क्या करते हैं? उनके घर वालों के साथ क्या करते होते? अगर ड्राइवर की बीवी से खौफजदा हो सकते हैं, तो ये कहाँ से खौफ आया हुआ है? मैं तो ये हैरान हूँ। जफर हबीब साहब, कप्तान ने कह दिया कि कल से मैं सड़कों पे हूँ। ये सड़कों पे रहने का फैसला कितने माह के लिए होगा? फाइनल राउंड जो है, क्या ये फाइनल राउंड शुरू हो गया? फैसला जदोजहद हमने अब शुरू कर दी है और फैसला को मरहले में हमने आगे बढ़ना है। अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हमने घर भेज से ही दम लेना है, क्योंकि इन्होंने महंगाई भी रिकॉर्ड कर दी है, इन्होंने आवाम के लिए मुश्किलात भी पैदा कर दी है। गरीब आदमी जो है वो खुदकुशियों के ऊपर आ गया है, फाकों के ऊपर आ गया, उसका चूल्हा ठंडा पड़ गया, लोग बेरोजगार हो गए। अब मुझे आप बताएं कि उनकी तर्जमानी इमरान खान नहीं करे तो और कौन करे? आपको ये बता रहा हूँ कि फैसलाबाद में मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुसलसल पिछले 5 रोज से लीडरलेस एहतजाज हो रहे हैं। लोग बिजली के बिल लेके नहीं अदा कर सकते भाई, बाहर आ गए लोग सड़कों के ऊपर। खुदा न खास्ता ये मुल्क को किसी और जानिब ना लेके जाएं। अवाम इस टाइम बड़ी शदीद गम गुस्से के अंदर है। लोग खुद ब खुद सड़कों पे बाहर निकल आए, लीडरलेस बाहर निकल आए
तो इनको कौन समझाएगा, कौन रोकेगा? फिर नहीं कोई उनको रोक सकता। बगैर किसी लीडर के अवाम सड़कों पर निकल आए तो कौन रोक सकेगा? ये माशरे को किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं। इस माशरे में बेहतरी का हल सिर्फ नए इंतखाबात है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, इस हवाले से अपना वली। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे हमने बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली का मुकाबला वफाकी हुकूमत किस तरीके से करेगी, अवाम का जो मोमेंटम बनता जा रहा है उसे किस तरीके से दबाया जा सकता है, अवाम को रिलीफ किस तरीके से मिल सकता है कि हालिया दिनों के अंदर महंगाई की शरह में जो ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, इस पर किस तरीके से काबू पाया जाएगा। इस वक्त वफाकी हुकूमत का मनसूबा क्या है और वफाकी हुकूमत ने आइंदा दिनों के लिए लाहेअमल क्या मुरतब किया है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। बुखारी साहब, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर मौजूद है और वो इजहार यकजहती कर रही है डॉक्टर शहबाज गिल से। वो ये कहती है कि स्टेटमेंट के ऊपर उनसे कोई बाज पुरस नहीं हो रही, ना तहकीकात हो रही है, ना उनसे गुफ्तो शनीद हो रही है, जबकि उनके ऊपर सिर्फ तशद्दुद किया जा रहा है और तशद्दुद के बयानिए को हवा दी जा रही है। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ जहाँ पे अवाम महंगाई के शिकार हैं, सैलाब का शिकार है, वहाँ पे ऐसी जो मौज़ूआत हैं इनको हवा देने से फ़ायदा किसको होगा? शुक्रिया। गुजारिश है कि आपने इंट्रो में ऐसे इश्यूज की तरफ निशानदेही की जो बिलाशुबा पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। और आपने सवाल किया कि फेडरल गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होगी, और बिलखुसूस आज जो रैली थी और जो खिताब था, ऑब्वियसली ये तो स्ट्रेटजी जो पोजिशन गवर्नमेंट है उसकी है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने अगले साल इलेक्शन में जाना है, और इलेक्शन में वो जाएंगे तो गवर्नमेंट हमेशा अपनी कारकर्दगी पे जाती है। और गवर्नमेंट जो है, अपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना, एग्रेसिव होना, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसका जवाब हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से देती है। और आप परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह, वो हम इसमें इम्प्रूवमेंट आ भी रही है। और जो सूरत हाल आज से एक महीना पहले थी इकोनॉमी की, उसमें बेहतरी भी आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज भी देखते हैं, डॉलर का एक्सचेंज रेट भी देखते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जहाँ पे ये ट्रेड डेफिसिट हमें तो विरसे में मिला, जिस अंदाज तक वो छोड़ के गए हैं, लेकिन जो WTO की जो रिक्वायरमेंट्स है और बाकी बैंक्स की रिक्वायरमेंट्स है, आप टोटल आइसोलेशन में नहीं जा सकते हो और आप अपनी इंपोर्ट्स को कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते। ऑब्वियसली उस पर आप बिलाशुबा लगा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं अपनी टैक्सेशन को। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो गुफ्तगू आज इमरान खान ने की, वो कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में मैं सच्चा हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, बाकी सारे लोग डिसऑनेस्ट हैं, वो गलत बयानी से काम लेते हैं, बदउनवान हैं, और इसलिए एस्टैब्लिशमेंट को मेरा साथ देना चाहिए। भाई तुमने अगर साथ दिलवाना है तो अपनी परफॉर्मेंस से साथ दिलवाओ। पाकिस्तान के लिए जो सर्विसेज आपने की हैं वो जरा कौम को बता दो। कहाँ 70 सालों में $24 बिलियन लोन लिया हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमतों ने, और तुमने 44 मंथ्स में $20 बिलियन कर्ज दे दिया और $24 बिलियन से $44 बिलियन तक ले। वो तो बता दो, अकाउंट फॉर तो कर दो, $20 बिलियन कहाँ खर्च किया आपने, किसको दिया, किसके जेब में गया, किसकी किटी में गया, वो तो कौम को कम से कम बता दो। और फिर इम्पोर्टेंट बात आप ये देखें कि जिस तरह वो थ्रेट्स कर रहे हैं, आज उन्होंने सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो रियासत के मुलाजिम हैं, उनको थ्रेट किया, IG तो मैं नहीं छोड़ूंगा, DIG तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो मैजिस्ट्रेट का नाम ले रहे हैं, वालदो वो मैजिस्ट्रेट उसके जज हैं वो अलबन इस्लामाबाद में, उनको तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये तो बराह रास्त जो रियासत मदीना की बात करता है और कहता है कानून
की अमलदारी होनी चाहिए। खलीफा जो है वो जवाबदेह था काजी को, तुम तो काजी को गालियां दे रहे हो, तुम तो काजी को थ्रेट कर रहे हो। और ये रियासत मदीना से सबक सीखा आपने। रियासत मदीना में तो ये चीजें नहीं थी जिन पे तुम अमल दरामद आज कर रहे हो। और मैं समझता हूँ इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए कि जो थ्रेट उसने उस मजिस्ट्रेट जो सेशन जज हैं जज इनको किया है, ये कंटेम्प्ट है स्टेट वे, ये उसके जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेरेंस है, ये जजेस की तो डिसरिप्यूट करने की बात है और डिसरिस्पेक्ट की बात है। और ये जो नैयर भारी साहब, चले आगे चलते हैं। आपने कारकर्दगी की बात की कि कारकर्दगी की बुनियाद पे जाना है हमने इलेक्शन में, तो आप समझते हैं कोई ऐसी कारकर्दगी है जिससे अवाम खुश हो? आप आसफ अली जरदारी साहब पेट्रोल की कीमत पे नाला है इनसे, खुद बड़े मियाँ साहब ही नाला है, तो एक चीज़ पे अभी तक सस्ती नहीं हुई, तो किस कारकर्दगी की बुनियाद पे अवाम में जाएंगे? देखिए ना जी, जिस सिचुएशन में इनको इकॉनमी मिली कि जो इन्होंने एग्रीमेंट किए IMF से, IMF जो है वो बहुत सारी मुल्कों की इकॉनमी को ऑपरेट करता है, बहुत सारे मुल्क उनके पास जाते हैं और वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी थी, एग्री इमरान खान ने किया, लेकिन वो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसको इम्प्लीमेंट करना सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट का काम है। और उसको फुलफिल न करते हुए कहते वो बन जाता श्रीलंका, ऑब्वियसली उसके बन जाना था। लेकिन आप ये देखिए इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, इम्प्रूवमेंट आएगी। ये जो 4.25 साल में गद किया उसने, वो 4 महीने में तो सीधा तो नहीं हो सकता था। और बिलखुसूस आप देखें ट्रेड डेफिसिट को देखें, $48 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, कैसे पूरा करेंगे आप? इसलिए हम समझते हैं कि वो जुदा कुबत, हाँ जो पेट्रोल की बात है बिल्कुल ये गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये तो ओबरा रिकमेंड करती है और पेट्रोलियम मिनिस्टर इसको अप्रूवल देता है प्राइम मिनिस्टर से। हम समझते हैं कि उसको कैबिनेट में डिस्कस होना चाहिए था, कैबिनेट को अप्रूवल देनी चाहिए थी। ये तो एक प्रोसेस कितने अर्से से चल रहा है कि हर 15 दिन के बाद ये शुरू हो जाती है, प्राइसिंग उसकी होती है आफ्टर एवरी 15 डेज। और अभी तो मिफ्ता ने अपने स्टेटमेंट में वहाँ हमें टैक्स तो नहीं लगाया, इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है उसको सामने रख के हमने किया, इन्होंने कमिटमेंट की हुई है। अच्छा बुखारी साहब, आप ये देखिए कि आलमी मंडी में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी दिनों से कम है। हम 15 दिन के हिसाब से भी लगा लें, आप कह रहे हैं मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन IMF के डील के नतीजे में पेट्रोलियम लेवी जो है वो 50 रुपए तक लेके जानी है। अभी हालिया 15 से 20 चल रही है, 30 रुपए अगर उसमें भी इजाफा होता जाएगा। 42% इस वक्त महंगाई की शरह है, तो ये महंगाई की शरह कैसे कम हो पाएगी? नहीं देखिए, महंगाई चलिए इंटरनेशनली ये तो हो रही है, लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि 50 रुपीज तक इसको जाना है। ये एग्रीमेंट किसने किया है? मिफ्ता इस्माइल ने किया है, शहबाज शरीफ ने किया है, ये मौजूदा गवर्नमेंट ने किया, ये तो इमरान खान ने किया है। और उसने बड़ी क्लैरिफिकेशन दी है कि जी हमने नया टैक्स कतन को नहीं लगाया। ये जो लेवी है पेट्रोलियम लेवी, ये कमिटमेंट थी जिसको उन्होंने ऑनर करना पड़ता था, वरना आपको तो फिर ना तो स्टेबिलिटी आपकी इकोनॉमी में आती, क्योंकि बाकी भी जो मुल्क आपको जो डोनर्स हैं वो तब तक आपको फाइनेंस नहीं करते जब तक जो टर्म्स एंड कंडीशंस IMF के साथ हैं आप वो फुलफिल नहीं करते। बहुत करीबी दोस्त है आपके, और जो हमेशा मुश्किल वक्त में UAE और सऊदी और कतरी करते रहे, लेकिन आज वो रिलेक्टेंट थे, वो उस मायदे को देख रहे थे कि अगर वो एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर अच्छी सूरत हाल जो है बेहतरी की तरफ जा सकती। और अल्टीमेटली मैं ये बात बोलूँ, एज ए पोलिटिकल वर्कर, हर पोलिटिकल पार्टी, चाहे वो जिस दिन इमरान खान गया था उसकी रेटिंग बिल्कुल जीरो हो चुकी थी इस इकोनॉमी की वजह से, लेकिन हमें ऐसे सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट लेनी पड़ी, क्योंकि वो गवर्नमेंट अगर हम ना उसको हाउस करते तो पाकिस्तान को और बर्बाद। अच्छा, आप बुखारी साहब जैसे राय रख रहे हैं कि जब वो गए तो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो जीरो हो चुकी, क्या वजह है कि आपने भी कई दहाइयों इस सियासतदान के मंजरनामे देखे होंगे, सियासत भी देखी है, सियासत में उतार चढ़ाव भी देखा है, इस सब के बावजूद इमरान खान को मकबूलियत क्यों मिल रही है, अवाम में पजीराई क्यों मिल रही है, आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? देखिए मेरी बात सुने, अपोजिशन का काम है उसको एक्सप्लॉइट करना गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, और आप सही ये समझते हैं कि जी 10-20 हज़ार का बजमा ये पॉपुलैरिटी है, आई डोंट एग्री टू इट। और अभी ये जो बाय इलेक्शन आ रहे हैं ना,
आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे क्या है। तो जो बाई इलेक्शन हुए हैं पंजाब के अंदर, उसके रिजल्ट से आप क्या क्या निकालते हैं? उसमें हम समझते हैं कि सीट उनकी थी, लेकिन उसमें उनको महंगाई का बेनिफिट मिला, क्योंकि उसको महंगाई तो सर ये तो बुखारी साहब ये भी तो सीट उनकी है ना। कौन सी? ये जो अभी 9 हल्कों में इसलिए इनकी पॉलिसी बैडली फेल होगी इसमें। जो वो इनको वोट क्यों देंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी रिजाइन किया हुआ है वो इस पब्लिक को वो रिप्रेजेंट करने असेंबली में तो जाएंगे नहीं। अच्छा, काम फिर रिजाइन करेंगे। ऐसा पेट्रोल की कीमत तो भारी साहब नैयर भारी साहब हो गई, मान लिया IMF से मुआहिदा, ये जो बिल बिजली के बिलों में जितना इजाफा हो रहा है, ये जो हर चीज़ की कीमत, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं जिसकी कीमत कम हो, बड़ी है, इसमें किसका कसूर है? देखिए बात ये है इसमें बेसिकली बुनियादी बात जो है ना, मैंने बहुत पहले दफा कहा था कि जब दूध की कमी हो ना तो भैंसें पाली जाती, संडे नहीं पाले जाते। आज आपकी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, और जब तक आप एग्रीकल्चर पे तवज्जो देंगे, जब तक आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो नहीं बढ़ेगा, तब तक आप जो है इकोनॉमी को कोई सहारा नहीं दे पाएंगे। और उसके लिए सेकेंडली बात है कि आप अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। आपको क्या जरूरत है अमेरिकन चीज खाने की और चॉकलेट खाने की और अमेरिकन आइसक्रीम खाने की और इम्पोर्टेड फल खाने की? मत खाए ना इम्पोर्टेड चीजें, ये लग्जरियस आइटम है जो जरूरी है। साहब आम आदमी बेचारा जो है वो तो पाकिस्तानी फल नहीं खा सकता, हम तो आम आदमी की बात कर रहे हैं। जो अमेरिकन चॉकलेट या वो तो खाते हैं तगड़े अमीर आदमी, हम तो आम आदमी जिससे आपने वोट लेना है उसको तो। डॉलर किधर चला जाता है? या तो पेट्रोल पे चला जाता है या लग्जरियस आइटम पे चला जाता है। तो डॉलर को आप अपने पास कंट्रोल करेंगे तो आपके रुपये की वैल्यू बनेगी। वारी साहब, नैयर वारी साहब, डॉलर कितने में अभी कह रहे हैं, आम जो हमारे पाकिस्तान की 80% अवाम है उसका तो डॉलर से तल्लक ही कोई नहीं बेचारों का। बिल्कुल है ना तल्लक बादशाह। आपकी बात क्यों नहीं समझ रहे कि आपकी किसी पे पैसे नहीं है, आप पेट्रोल कहाँ से लाएंगे? जो 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 पैसे आप लग्जरियस आइटम पे खर्च करते हैं वो एसेंशियल कमोडिटीज पे खर्च करें, डॉलर्स को रिटेन करें। एक आदमी की इनकम है 15,000 पर मंथ और वो एक्सपेंसेस 25,000 के करेगा और कर्ज लेके करेगा, कब तक कर्ज देने वाले कर्ज देंगे और कब तक वो कर्ज से गुजारा करेगा? तो मौजूदा हुकूमत सर आया इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई, डॉलर को रोका भी, तो क्या अब इस बुनियादी मकासद के ऊपर भी अमल दरामद होगा? कौन से बुनियादी मकासद? यही जो डॉलर को रोकना है, इंपोर्टेड अशिया के ऊपर पाबंदी लगानी है, हुकूमती सतह पर इक़दाम क्या होंगे? उसके लिए फिर प्रेशर था, क्योंकि हम WTO के साथ भी हम उनसे देखें, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। IMF की रिक्वायरमेंट थी तो आपको वो इम्पोर्ट पे बैन उठाना पड़ा, लेकिन आप उसके साथ टैक्सेशन की जो हद है उसको मद्देनजर रखेंगे, लेकिन आपको डिस्करेज करनी पड़ेगी। जो लग्जरियस आइटम है उसको डिस्करेज करना पड़ेगा। जो एसेंशियल कमोडिटीज है आपको वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। पुरतायुश अशिया की खरीदारी पर हौसला शिकनी करनी पड़ेगी और यहाँ की बुनियाद क्या है उस पर हौसला अफजाई करनी पड़ेगी, तभी सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, इदारा जाती जो इस्लाहात थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा था। पंजाब का जो इस वक्त मैकेनिज़्म है PTI का वो ये है कि करप्शन के ऊपर काबू पाना है और बेहतरी की तरफ जाना है, और इस हवाले से किसी बात पे भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ना किसी की सिफारिश मानी जाएगी, ना किसी चेहरे को देखा जाएगा। इसी ज़िमन में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है। लेकिन इन्हीं दिनों में शेखुपुरा में महकमा अनहार में मुबैना माली करप्शन का भी इंकशाफ हुआ है। वो करप्शन किसने की है, किस ज़ुमरे में की है, किस हद तक की है, उस पर किस हद तक इक़दामात हो चुके हैं, वो चेहरे कितने सामने आ चुके हैं, नाम कितने सामने आए हैं, राना साहब से जानेंगे। और आने वाले दिनों में ये महकमा जाती जो करप्शन होती है इसके हवाले से कार्रवाइयाँ किस हद तक तेज़ हो रही हैं, ये भी उन्हीं से जानेंगे। राना साहब, शेखपुरा की एक स्टोरी मंजर आम पे आई महकमा अनहार की, तफसीलात क्या हैं उसकी? यह सब बड़ी मज़े वाली बात है। हमने ही स्टोरी को सामने लाए, हमने उसे बेनकाब किया। हमने उसमें बताया कि जनाब कि महकमा अनहार में 2 माह के दौरान बेइंतहा लोगों को नवाजा गया, ठेके दिए गए।
और ठेके देने के बाद वहाँ पे जो ठेके दिए गए उन ठेकों की तमाम रकूम काम मुकम्मल होने से पहले ही दे दी गई, यानी काम हुआ ही नहीं और बांट दी गई। हमने जब ये स्टोरी सामने लाए, अच्छा हमने स्टोरी दिखाई, स्टोरी के बाद एंटी करप्शन में एक एप्लीकेशन चली गई। एप्लीकेशन पे एक्शन होने की बजाय, तो आपको बड़ी मज़े वाली मैं चीज़ बताऊँ, उस पर एक्शन होने की बजाय हुआ क्या कि जो मुतलका अफसर था एंटी करप्शन का, उसने वो एप्लीकेशन पकड़ी, इसी महकमे के अफसरान को बुलाया, उन्हें कहा जनाब आ जाएँ, ये देखें आपके खिलाफ एप्लीकेशन आई है, तो फौरी तौर पर कुछ ना कुछ काम कर दें। उन्होंने क्या किया कि रातों रात उस पर थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर दिया, यानी ठेकेदारों को बुलाया कि भाई आपको हमने पैसे दे दिए थे, आप मेहरबानी करें, आप इसका थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करें। हालांकि डीजी एंटी करप्शन राय मंजूर नासर एक डेड होनेस्ट आदमी है यासर, जिसे कहते हैं ना डेड होनेस्ट आदमी है, और वो किसी शख्स का दबाव कबूल नहीं करता। और राय मंजूर नासर के को हुकूमतें कहें, राय मंजूर नासर को कोई ताकतवर शख्स के, वो बात मानता ही नहीं, वो कहता जो मेरिट होगा उससे हट के नहीं करूँगा। लेकिन राय मंजूर नासर साहब के नीचे ही कुछ हमले ने ऐसा काम दिखा दिया कि 92 से बेनकाब करता है, जब सामने सारी चीज़ें आती हैं, सब कुछ सामने आता है, तो उसी महकमे के एंटी करप्शन का एक अफसर जो है, मुतलका अफसर जो है, वो जाकर दे देता है। राय मंजूर नासर साहब जो है वो, मेरे जाती ख्याल है कि वो इस पर एक्शन ले रहे हैं। और राय मंजूर नासर चूँकि डेड ऑनेस्ट आदमी, डीजी एंटी करप्शन, उनके जब ये बात नोटिस में आई तो उन्होंने इस पर काम शुरू करवा दिया। लेकिन कैसे मजे वाली बात है कि पीटीआई की दौरे हुकूमत हो, और पीटीआई की दौरे हुकूमत में ये फैसला हुआ हो कि करप्शन के खिलाफ काम करना है, और करप्शन भी बड़ी हुई हो, अच्छी खासी करप्शन हुई हो, और उस करप्शन पे काम करने वाला शेखुपुर से जो तल्लक रखने वाला एंटी करप्शन का अमला है, वो चोर और चौकीदार आपस में मिल जाए। यार सर, हमारा तो काम था, हम हर हफ्ते एक स्टोरी लाते हैं, उसे बेनकाब करते हैं। लेकिन मैं आपको ये, मुझे हैरान क्यों हुई कि ये क्या हुआ, ये किस तरह हुआ, ये सारा करने वाले कौन लोग थे। तो जब थोड़ी हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमने देखा भी से कि चोर और चौकीदार इकट्ठे बैठ गए हैं, यानी वो एंटी करप्शन का वो अफसर और वो एक्सीएन और वो सब इंजीनियर जो है, वो दोनों सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, और साथ बैठे हुए हैं तहसीलदार बैठे हुए हैं, और बैठ के उन्हें कह रहे हैं ठीक है जनाब, बेहतरीन हो गया करे। ये हो रहा है पंजाब में। अगर आप कहें कि करप्शन पे काबू, एंटी करप्शन के उस ऑफिसर ने इतनी दरिया दिली क्यों दिखाई, उसके पीछे भी तो वजूहात होंगी। वजूहात, पैसे, हिस्सा, चूँकि सबको पता है कि डीजी तो कुछ लेगा नहीं, राय मंजूर नासर तो कुछ लेगा नहीं, राय मंजूर नासर माफ़ भी नहीं करेगा, वो मेरिट पे जो मर्जी हो सबको आगे लगा देगा। क्योंकि आपको पता है राय मंजूर नासर साहब कौन से हैं, बता कि इन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया था महकमा एजुकेशन के हवाले से, याद हो एक किताब जानता हूं, उस वक्त का केस भी बड़ा, ठीक है। तो ये तो किसी से कंप्रोमाइज़ करेंगे नहीं, ये तो डेड ऑनेस्ट आदमी, ये कहेंगे बिल्कुल उनके रखो जी, कुछ नहीं लेना, जो गलत है उसको करें। लेकिन नीचे जो लोग हैं उनको जो आते पर ही हैं, उन्होंने कही ले ये क्या करना है। आप मुझे बताएं, मुलजम को जाके आप कहते तुम पे ये एलिगेशन है, और मुलजम साहब जो है वो उस एलिगेशन को लें और देखें कि वो फिर खुद ही आप मशवरा दें, नहीं आप इस तरह ठीक कर लो, तो फिर क्या होगा। डीजी एंटी करप्शन को इस वक्त महकमे के अंदर जो काली भेड़ें हैं उसकी निशानदही तो हो चुकी है, उन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल के अंदर इस तरह के इकदाम ना हो। नाजरीन, मुझे और अजीम से इजाज़त, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने